4.1 लेक्चर का AFM चैप्टर नंबर सिक्योरिटी वैल्यूएशंस। बीच में स्टोरेज की वजह से वीडियो रुक गया था। विल कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन समझ लिया था हमने, क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो 5 साल का हमको कैश फ्लो चाहिए और उसके बाद का कैश फ्लो चाहिए, लेकिन 2018 से 22 तक का हमको कैश फ्लो चाहिए। 22 के बाद तो कांस्टेंट हो रहा है, तो 5 साल का कैश फ्लो चाहिए। कैश फ्लो किसका? डिविडेंड का, जो कि इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू है। डिविडेंड कैसे निकालें? डिविडेंड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाई डिविडेंड पे आउट रेशियो। जो अर्निंग है और जितना पे आउट रेशियो दोनों मल्टीप्लाई करोगे, पता चल जाएगा कि डिविडेंड कितना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 रुपये अर्निंग है और मेरा पे आउट रेशियो 10% है, तो मतलब हम कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं? 10 रुपया। ईजी। तो EPS दिया हुआ है और तुमको डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ है 2018 से 22 तक का, तो डिविडेंड निकाल दो। EPS दिया हुआ है 2017 का 2.1, 2018 का EPS नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्या बोला है कि अर्निंग पर शेयर 2018 से 22 तक ग्रो हो रहा है कितना परसेंट से? 15% से। तो 2017 का EPS था 2.1, तो 2018 का EPS कितना होगा? 2.1 मल्टीप्लाइड बाई 15%, 1.15। तो वैसे करते करते तुमको 2018 से 22 तक का EPS आ जाएगा। अब डिविडेंड निकालने के लिए EPS के साथ क्या चाहिए? डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या बोला है? वो अनचेंज्ड है। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है? 32.8%, जो अब निकाले थे। डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे निकाले थे? डिविडेंड पर शेयर अपॉन EPS आ गया था 32.8%। तो जो भी EPS आया है उसको 32.8% से कर दो तो तुम्हारा डिविडेंड आ जाएगा। वही दिया हुआ है, देखो हम दिए, जैसे कि 2018 का EPS था 2.1 इंटू 1.15, ये EPS था। उसको डिविडेंड पे आउट रेशियो 32.8% से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? तुम्हारा आ जाएगा डिविडेंड। डिविडेंड कितना आ रहा है तुम्हारा? वो दिया हुआ है, तुम देख लेना। ठीक है, तो ऐसे 2018 से 22 तक का कैश फ्लो निकाल दिया, तुम्हारे पास कैश फ्लो आ गया है 5 साल का। अब इस कैश फ्लो को जो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसे डिस्काउंट कर दोगे तो डे 0 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 5 साल कितना है? वो है हमारा 13.95। क्यों? क्योंकि उस टाइम बीटा है तुम्हारा 14%। तो 13.95 से जब डिस्काउंट करोगे तो तुम्हारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। 5 साल का तुम्हारे पास कैश फ्लो आ गया। 1 2 3 4 5 टेबल बना दो, प्रेजेंट वैल्यू टेबल। तुम्हारे पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू डे 0। तो 5 साल का जो कैश फ्लो उसका डे 0 पे प्रेजेंट वैल्यू तुम्हारे पास आ गया है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ 5 साल का हुआ। उसके बाद का जो कैश फ्लो है उसका भी तुमको प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, तभी तो तुमको पता चलेगा एक्चुअल कितना है डे 0। तो 2022 के एंड पे हमको निकालना है आगे का जो भी कैश फ्लो है उसका। तो 2022 के बाद क्या बोलता है कि परपेचुअल कैश फ्लो विद कांस्टेंट ग्रोथ रेट। लेकिन ग्रोथ रेट किसका दिया हुआ है? EPS का दिया हुआ है, तुमको डिविडेंड का नहीं दिया हुआ है। तो भाई अब क्या करें? अब डिविडेंड का ग्रोथ रेट कैसे निकालें बताते हैं। देखो मेरे भाई, यहाँ पे अब अगर तुम ऑब्जर्व किए जो हम टेबल बनाए क्वेश्चन 14 में, पहला जो टेबल अभी बताया था 32.8% वाला, उसमें तुम देखोगे कि डिविडेंड पे आउट रेशियो सेम है, EPS बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन जब EPS बढ़ रहा है 15% से, जब तुम डिविडेंड देखोगे, पे आउट रेशियो का बात नहीं कर रहे हैं, जब तुम एक्चुअल डिविडेंड देखोगे EPS इंटू जब DPR कर रहे हो तब जो डिविडेंड आ रहा है, तो EPS जब 15% से बढ़ रहा है तो देखोगे डिविडेंड भी 15% से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पे आउट रेशियो सेम है। करेक्ट, देख लो टेबल में, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब EPS अगर सेम परसेंटेज से बढ़ रहा है और तुम्हारा डिविडेंड पे आउट रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, तो ग्रोथ रेट डिविडेंड का भी वही होगा जो EPS का ग्रोथ रेट है। तो 2022 के बाद EPS का ग्रोथ रेट 6% है और डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है? 65%। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 65% रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है, और ग्रोथ रेट 6% होने वाला है अर्निंग का। तो जब डिविडेंड पे आउट रेशियो चेंज नहीं हो रहा है तो जितना से EPS बढ़ेगा उतना से तुम्हारा डिविडेंड भी बढ़ेगा। तो EPS का ग्रोथ रेट 6% है, तो डिविडेंड का ग्रोथ रेट कितना हो गया? 6%। ईजी। तो 2022 तुम्हारा टर्मिनल ईयर है। टर्मिनल ईयर क्या होता है? द ईयर जस्ट बिफोर फर्स्ट ईयर ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रोथ रेट। करेक्ट, तो फर्स्ट ईयर ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रोथ रेट क्या है? 2023। तो उससे पहले वाला जो ईयर होगा वही टर्मिनल ईयर होगा। तो 2022 का ईयर एंड, तो 2022 के ईयर एंड पे तुमको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आगे का कैश फ्लो का। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? V0 = D1/K - G। किसका फॉर्मूला है? परपेचुअल कैश फ्लो विथ कांस्टेंट ग्रोथ रेट।
तो D1 क्या होता है? D1 इज द डिविडेंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ स्टेबलाइजेशन। फर्स्ट ईयर ऑफ स्टेबलाइजेशन क्या है? 2023। तो 2023 का जो डिविडेंड होगा वही D1 होगा। 2023 का डिविडेंड कितना है? 2023 का डिविडेंड क्या होगा? 2022 का जो डिविडेंड था उसका ग्रोथ रेट 1.06 है। अभी तक 2022 तक 1.15 हो रहा था, क्योंकि 15% ग्रोथ रेट था। अब क्या हो गया चेंज? 6% से। तो 2022 में जो हमको अमाउंट मिला था उसका चाहिए हमको अब ग्रोथ रेट 2022 में जो मिला था उसका 6% इंक्रीज करके 2023 में मिलेगा। तो 2022 में मिला था 4.22, तो 2023 में कितना मिलेगा? 4.22 इंटू 1.06। तो D1 क्या हो जाएगा? 4.22 इंटू 1.06, वो तुम्हारा हो जाएगा D1, क्योंकि दैट इज द डिविडेंड ऑफ 2023 डिवाइडेड बाई KE। KE क्या है? KE 2022 के बाद क्या हो जाता है? 12.3%। क्यों? क्योंकि बीटा तुम्हारा हो जाता है 10%। KE। G क्या है? ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट किसका? डिविडेंड का। अभी बताए थे EPS का 6%, इसलिए डिविडेंड का भी 6%, तो उसका भी आ गया। तो V0 इज इक्वल टू D1 अपन KE माइनस G करोगे तो 2022 के ईयर एंड का तुमको मिल गया आगे का कैश फ्लो का। लेकिन 2022 के ईयर एंड पे इसको चाहिए डे 0 पे। अब इसको फिर तुम डे 0 पे लेके आओ, लेकिन जब इसको डे 0 पे लाओगे तो कौन सा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लोगे? 13.95 लोगे या 12.3 लोगे? भाई अभी ये वैल्यू लाने के लिए 2022 के लिए हम लोग यूज़ किए थे 12.3, वो यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज़ करेंगे? बहुत ईजी है। इसके बाद KE अलग हो रहा है, इसके पहले तो KE दूसरा था। जब यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लाना है तो यहाँ का जो KE अवेलेबल था वही लेंगे ना। करेक्ट है। यहाँ से मेरा ग्रोथ हमको चाहिए था KE 12.3, इसके बाद चाहिए हमको 13.95, सॉरी यहाँ तक चाहिए था 13.95, इसके बाद चाहिए हमको 12.3। तो इसके बाद का जो चाहिए था उसका प्रेजेंट वैल्यू ले रही है 12.3 से। अब यहाँ से हमको यहाँ चाहिए तो यहाँ का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वो यूज़ करेंगे 13.95। इसको 13.95 से करो, आंसर आ जाएगा। तो तुम्हारे पास 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू है तुम्हारा कितना? 3.54, सॉरी कितना है भाई? हाँ 3.54 है, ठीक है। ये 5 साल का है। अब 2022 के ईयर एंड पे तुम्हारा आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू 46.9। इसको तुम यहाँ पे लेके आए हो तो वो तुम्हारा आता है कितना? 24। तो 24, ये 2022 का जो ईयर एंड का जो इसका वैल्यू जब यहाँ लाए तो 24 था, और यहाँ ये जो 5 साल का था वो कितना था? 3 रुपये। तो 24 प्लस 3 करोगे 27.58 इज द डे 0 करेंट मार्केट प्राइस। तो जो ऑप्शन बी है, क्वेश्चन बी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टॉक यूजिंग टू डिस्काउंट, उसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 27.58। ओके डन डन। दूसरा क्वेश्चन ए पूछता है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्राइस 2022 के ईयर एंड पे। तो अभी निकाले थे टर्मिनल ईयर के दिन जो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग? 46.19 आ गया, 46.19। इजी इजी। क्वेश्चन में क्या बोला है? एक चीज़ नोट करने के लिए जो एग्जाम में तुमको ध्यान रखना है, कंसीडर 2 डेसिमल्स इन अमाउंट। जो भी अमाउंट लोगे उसमें सिर्फ 2 डेसिमल लेना, और जो भी PV फैक्टर लोगे उसमें 4 डेसिमल लेगा। तो याद रखना। डन डन। क्वेश्चन 14 डन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। हाँ, इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग टू परचेज इक्विटी शेयर ऑफ ए कंपनी हुज करेंट मार्केट प्राइस इज 112। एक कंपनी है जिसका शेयर हमको खरीदना है, उसका करेंट मार्केट प्राइस 112 रुपये है। कंपनी इज प्रपोजिंग अ डिविडेंड, कंपनी प्रपोज कर रहा है डिविडेंड, तो ये D0 नहीं D1 है। ओके, 4 रुपीज़ फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अगर हम आज डे 0 खा रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड मिलेगा 4 रुपीज़ का। LX लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 20% पर एनम फॉर द फर्स्ट 4 ईयर। LX लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो का मतलब यहाँ डिविडेंड का ग्रोथ रेट, अगर कुछ नहीं बोला है और ग्रोथ रेट दिया हुआ है तो डिविडेंड का है, नहीं तो अगर EPS का ग्रोथ रेट दिया हुआ तो वो अलग बात है। तो ये एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इसका डिविडेंड का, ठीक है। तो पहला 4 साल तक ग्रोथ रेट 20% है। उसके बाद क्या बोलता है कि 4 साल के बाद द ग्रोथ रेट विल डिक्लाइन लीनियरली टू 16% पर एनम आफ्टर फर्स्ट 4 ईयर्स। स्टार्टिंग का 4 साल ग्रोथ रेट 20% है, इस 4 साल के बाद ग्रोथ रेट को लीनियरली डिक्लाइन करना है जब तक कि वो पहुंच जाता है तुम्हारा 16% पे। अभी तक था 20%, पहला साल 20%, दूसरा साल 20-30, चौथा साल तक 20% था, 5वां साल दूसरा ग्रोथ रेट होगा। कितना ग्रोथ रेट होगा? हाँ, वो होगा 19%। क्यों? क्योंकि ग्रोथ रेट जो है वो डिक्लाइन होना है लीनियरली, इक्वली डिक्लाइन होना है। तो 20% से 19, 18, 17, 16,
उसको लीनियरली डिक्लाइन करके ले जाना है 16% पे, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट था, क्या जो वर्ड है डिक्लाइन लीनियरली, लीनियरली का मतलब होता है इक्वली। ये भाई एक बात बताओ, इक्वली डिक्लाइन करने का मतलब क्या होता है, 1% से डिक्लाइन करना? नहीं, गलत। अगर बोल रहा है कि 10 साल में हमको, अच्छा बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन के लिए समझ लो कि लीनियरली का मतलब होता है 1%। गलत है मतलब, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए समझ लो, आगे समझ में आएगा लीनियरली का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो 4 साल तक 20% ग्रोथ रेट है, 5वां साल 19%, 6th ईयर 17%, 7th ईयर 16%, सॉरी 6th ईयर 19%, 7th ईयर 18%, 8th ईयर 17% और 9th ईयर 16%, ओके। तो बोल रहा है कि स्टार्टिंग का 4 साल 20% और तब तक डिक्लाइन करेगा ग्रोथ रेट जब तक वो 16% नहीं चला जाता है, और जैसे 16% चला जाता है ग्रोथ रेट, उसके बाद वो स्टेबलाइज हो जाएगा। देयर आफ्टर इट विल स्टेबलाइज एट 16% पर एनम इनफिनेटली। हर वक्त के लिए वो ग्रोथ रेट 16% पे हो जाएगा, कांस्टेंट ग्रोथ रेट हो जाएगा, ठीक है। तो ईयर 1 से लेके ईयर 7 तक आपको ग्रोथ रेट अलग है, और 8th ईयर से क्या हो रहा है कि आपका ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जा रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। फर्स्ट ईयर ऑफ स्टेबलाइजेशन कौन सा है? 8th ईयर, ओके, ठीक है। द इन्वेस्टर रिक्वायर्स रिटर्न ऑफ 20% पर एनम। इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज KE, वो कितना है? 20%, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू डे 0, आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है। वेदर इट इज़ वर्थ टू परचेज, खरीदना है कि नहीं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। पहले डे 0 इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है। कैसे निकालें? बहुत ईजी है। ये क्वेश्चन है वेरिएबल ग्रोथ रेट का। क्यों? स्टार्टिंग का कुछ साल कुछ दूसरा ग्रोथ रेट है और उसके बाद से कांस्टेंट हो जा रहा है। तो जब तक के लिए डिफरेंट ग्रोथ रेट है, प्रेजेंट वैल्यू टेबल बना दो, और जब से कांस्टेंट हो जाएगा तो फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। इजी इजी। तो कैश फ्लो टेबल बनाओ। कैश फ्लो किसका? डिविडेंड का। यहाँ डिविडेंड तो ही दिया हुआ था 4 रुपीज़। तो जो फर्स्ट ईयर का डिविडेंड होगा, हम डे 0 खड़े हैं, तो जो फर्स्ट ईयर का डिविडेंड होगा वो D1 कहलाएगा, करेक्ट। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल में, करेक्ट करेक्ट। तो हमारा ग्रोथ रेट है कितना परसेंट? 20%, स्टार्टिंग का 4 साल। तो क्या जो 4 दिया हुआ उसको 4 × 1.2 कर देंगे पहला ईयर के लिए? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो 4 रुपया है वो ईयर 1 का ही डिविडेंड है। क्यों? क्योंकि क्या बोला, इज प्रपोजिंग टू पे डिविडेंड। ये नहीं बोला है कि पहले हम लोग 4 रुपया दे चुके हैं, अब अगला 4 साल दूसरा, नहीं, पहला साल ही 4 रुपया देगा। तो मतलब जो D1 है वो 4 रुपया है, तो पहला साल 4 रुपया, दूसरा साल 4 × 1.2। ये जो 4 रुपया पहला साल का है उसमें 20% ग्रोथ रेट इंक्लूडेड होगा। तो स्टार्टिंग का 4 साल 1.2 1.2 1.2। फिर फिफ्थ ईयर जो वो होगा, क्या उसको कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। जो फिफ्थ ईयर का जो D1 होगा वो कितना होगा? जो फोर्थ का जो डिविडेंड था उसका 19% ग्रोथ रेट, क्योंकि फोर्थ ईयर के बाद तो लीनियर डिक्लाइन करना है। तो फोर्थ ईयर में डिविडेंड था 6.912। तो फिफ्थ ईयर में क्या होगा डिविडेंड? 6.912 × 1.19, ठीक है। सेवेंथ ईयर में क्या होगा? सेवेंथ ईयर में अब ग्रोथ रेट होगा 1.18 से। तो सिक्स ईयर में कितना आया था मेरे पास? 8.225। तो सिक्स ईयर में कितना बोलेगा? 8.225 × 1.18, ठीक है। ऐसे ही चलते जाएगा, ठीक है। तो 8th ईयर में जब जाओगे तो 8th ईयर इज द फर्स्ट ईयर ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रोथ रेट, ठीक है, करेक्ट करेक्ट। तो जो प्रेजेंट वैल्यू टेबल बनेगा वो कब तक बनेगा? जब तक टर्मिनल ईयर नहीं आता है। टर्मिनल ईयर कौन सा होता है? टर्मिनल ईयर इज द ईयर विच इज जस्ट बिफोर द ईयर, टर्मिनल ईयर इज द ईयर विच इज जस्ट बिफोर द फर्स्ट ईयर ऑफ स्टेबलाइजेशन। फर्स्ट ईयर ऑफ स्टेबलाइजेशन कौन सा है? 8th ईयर, क्योंकि 8th ईयर में 16% हो गया और वहाँ से कांस्टेंट है, तो फर्स्ट ईयर स्टेबलाइजेशन क्या है? 8th ईयर। तो टर्मिनल ईयर कौन सा है? 7th ईयर एंड, ठीक है। तो जो प्रेजेंट वैल्यू टेबल बनेगा पहले 7 साल तक का बना दो, 1 से 7 साल तक का कैश फ्लो बनाओ, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है वैसे निकाल दो, प्रेजेंट वैल्यू आ गया। तो 7 साल का प्रेजेंट वैल्यू आ गया, तो हमारे पास कितना? 23.063 डे 1। अब 7वां साल के एंड पे जो टर्मिनल ईयर है उसके एंड पे तुमको आगे का जो वैल्यू आने वाला है उसका फॉर्मूला से तुम प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। तो D1 क्या होता है जब निकालना होता है कांस्टेंट ग्रोथ रेट का? तो D1 इज द डिविडेंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रोथ रेट। तो फर्स्ट ईयर ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रोथ रेट 8th ईयर है, तो 8th ईयर का जो डिविडेंड होगा वही D1 होगा। तो 8th ईयर का डिविडेंड है 13.17। 13.17 तुम्हारा हो गया D1।
उसके बाद के तुमको दिया हुआ है 20% और ग्रोथ रेट तुमको दिया ही हुआ है 16%, तो कर दोगे तो तुम्हारा 7th ईयर एंड के दिन आ गया तुम्हारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इसको प्रेजेंट वैल्यू कर दो तो कर दोगे, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू करो और 23 जो पहले आया हुआ था 7 साल का वो दोनों को ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा करेंट मार्केट वैल्यू, करेंट मार्केट प्राइस ऑन डे 0 आ गया, विच इज़ इक्वल टू 114। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, वेदर इट इज़ वर्थ टू परचेज। तो अगर वर्थ तब होता है जब इंट्रिंसिक वैल्यू इज मोर देन द फेयर वैल्यू करेंट मार्केट प्राइस। करेंट मार्केट प्राइस क्या दिया हुआ है अभी 112 और इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आ रहा है 114, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है मार्केट प्राइस से, तो हम लोगों को खरीद लेना चाहिए, खरीद लिए, डन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है, ओके, इजी। क्वेश्चन 16 क्या बोलता है? क्वेश्चन 16 में सिर्फ एक चीज़ तुमको सीखने के लिए है, उसमें कुछ ऐसा खास बात नहीं है कि है खास, बता देते हैं, पढ़ लेते पहले। क्वेश्चन पूछ क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी स्टॉक बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड डिविडेंड। आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है, डे 0 का वैल्यू। इफ़ द करेंट मार्केट प्राइस इज 125 शुड आई परचेज। वही सेम क्वेश्चन है, एक डे 0 का वैल्यू निकाल दो और करेंट मार्केट प्राइस, और खरीदना कि नहीं वो निकालना है। तो डे 0 का वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए? हमको पता है क्वेश्चन में क्या होगा, वेरिएबल ग्रोथ रेट होगा, कुछ साल तक कुछ दूसरा ग्रोथ रेट होगा, उस पर स्टेबलाइज हो जाएगा, करेक्ट। तो वैसे निकाल लेंगे। तो निकालने के पहले हमको कैश फ्लो चाहिए, कैश फ्लो बना लेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। करेंट ईपीएस, साला ईपीएस अब दे दिया, कैश फ्लो डिविडेंड का चाहिए, यहाँ ईपीएस दिया हुआ है। अब क्या करें? अगर ईपीएस दिया हुआ है तो डीपीआर भी दिया होगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो, तभी तो डिविडेंड निकालेंगे। देखते हैं। करेंट ईपीएस 4 रुपीज़, कंपनी हैज शोन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ ऑफ 40% इन इट्स अर्निंग। ये ग्रोथ रेट किसका है? अर्निंग का है, डिविडेंड का नहीं। हमको डिविडेंड का ग्रोथ रेट चाहिए। The high growth rate is likely to continue for next 5 years, after which growth rate in earning will decline from 40% to 10% during the next 5 years and remain stable at 10% thereafter. 2-3 बात बोल दिया, बताते हैं। ये बोल रहा है कि अभी तक का ग्रोथ रेट 40% था अर्निंग में, अभी से लेके 5 साल तक अर्निंग का ग्रोथ रेट 40% ही रहेगा। कितना साल तक? 5 साल तक अर्निंग का ग्रोथ रेट होगा 40%। उसके बाद से 6th ईयर से जो अर्निंग का ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और डिक्लाइन होते होते वो चला जाएगा 10% में। 5 साल तक 40%, अब 5th ईयर से वो डिक्लाइन करते करते उसको ले जाना है 10%। ये नहीं कि 6th ईयर पे सीधा 10% हो गया, नहीं। 6th ईयर पे कुछ कम, 40% से कुछ कम जाएगा, 7th ईयर पे उससे कम जाएगा, 8 पे कुछ और जाएगा। तो अगला 5 साल उसको और कम जाना है। पहला 5 साल 40%, अब यहाँ से लेकर अगला 5 साल तक, मतलब 6 से लेकर 10th ईयर तक, 5th ईयर में 40% ग्रोथ रेट था, अब 6th ईयर से लेकर 10th ईयर तक 40% को गिरा देना है 10% तक। ऐसे गिराना है हमको 40% से 10% कि वो लीनियरली डिक्लाइन करें। ठीक है, क्योंकि आगे क्या लिखा है? द डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द 5 ईयर ट्रांजिशन पीरियड। जो 5th ईयर के बाद जो ट्रांजिशन पीरियड है 40% से 10% तक का जो ट्रांजिशन पीरियड है, उसमें जो डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट हुआ है वो इक्वल एंड लीनियर होगा। ये नहीं कि 5th ईयर में 40% था तो 6th ईयर में 35, 7th ईयर में 25, ऐसे नहीं करना है। 40% से 10% तक जो जाने वाला है वो लीनियरली जाएगा। मतलब 5 साल में हमको 40% से 10% ले जाना है, मतलब 40 - 10 30% हमको गिराना है। कितना साल में गिराना है? 5 साल में। तो हमको लीनियरली गिराना है, तो हमको 30% 5 साल में गिराना है, मतलब हर साल 6% गिराएंगे तो इक्वली गिरेगा, करेक्ट। तो लीनियरली का मतलब होता है इक्वली गिराना। पिछला जो क्वेश्चन बोल रहे थे कि लीनियरली का 1%, तुमको बोले थे उस टाइम गलत हम बोल रहे हैं। उसमें क्या पता क्यों सर 1% क्या बोलते हैं 1% गिरा रहता है, आई डोंट नो। इसमें तुमको समझ में आ रहा है कि हम लोग हर साल 6% गिराएंगे। क्यों? क्योंकि इक्वली गिराना है। और इक्वल 6% क्यों है? क्योंकि भाई 5 साल में हमको गिराना है 30%, तो हर साल 6% गिराएंगे तो 5 साल में 30% गिर जाएगा। इजी इजी। दैट इज 5th ईयर तक आपको 40% था, 6th ईयर में आपको ले जाना है 40 - 6 34%, फिर 34 - 6 28%, फिर 22%, ऐसे ले जाना है। ठीक है, करते करते 10 पे ले जाना है, डन। करेंटली द कंपनी पे आउट रेशियो, बोले थे ना अगर अर्निंग दिया है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो देगा, तभी तो डिविडेंड निकालेंगे कैश फ्लो। तो पे आउट रेशियो कितना है? 10%। करेंटली पे आउट रेशियो 10% है। ओके, इट इज़ लाइकली टू रिमेन द सेम फॉर द नेक्स्ट 5 years
एंड फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर टिल द एंड ऑफ 10th ईयर। 5 साल तक एक्सपेक्ट जो ग्रोथ रेट था वो 40% था अर्निंग का, ठीक है। अब अर्निंग का ग्रोथ रेट 5 साल तक जाके 10% पे ले जाना है। अब क्या बोल रहा है, कि डिविडेंड पे आउट रेशियो स्टार्टिंग का 5 साल था आपका 10%, ठीक है। 5 साल से लेके अगला 5 साल तक, फिर 6 से लेके 10 तक जो डिविडेंड का जो पे आउट रेशियो उसका ग्रोथ रेट अब 10% से ग्रोथ रेट नहीं, जो डिविडेंड पे आउट रेशियो था स्टार्टिंग का 5 साल में था 10%, ठीक है। उसका कोई ग्रोथ रेट नहीं है। 6th ईयर से लेके 10th ईयर तक का क्या बोल रहा है, जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो ग्रो होगा। कितना से ग्रो होगा वो नहीं बोला है, लेकिन ये बोला है कि अभी तक 10% था, ये 10% से हमको जाना है 50% तक। तो 10% से 50% तक जाना है, वो भी इंक्रीज करना है लीनियरली। क्या लिखा है, पे आउट विल लीनियरली इंक्रीज, ओके। तो लीनियरली इंक्रीज करना है, मतलब 10% से 50% जाना है, मतलब 40% बढ़ाना है। और कितना दिन में बढ़ाना है, 5 साल में। तो इक्वली कितना बढ़ाएंगे, 40/5 8%। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 8% से बढ़ाएंगे हम लोग, तो 5th ईयर एंड से लेकर 10th ईयर एंड तक 10% से वो 50% पर चला जाएगा, ओके डन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, के कितना है, 70%, ओके डन। डन। तो इस क्वेश्चन को हम फिर से समझाते हैं। स्टार्टिंग का 5 साल अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ रेट है 40% और डिविडेंड पे आउट रेशियो है 10%। अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ रेट है 40% और डिविडेंड पे आउट रेशियो कांस्टेंट है 10%। 5th ईयर के बाद अर्निंग पर शेयर का जो ग्रोथ रेट है वो 40% से घट के जाएगा 10% पे लीनियरली। डिविडेंड पे आउट रेशियो जो अभी तक कांस्टेंट था 10%, अब वो कांस्टेंट ना होकर हर साल चेंज होगा। और हर साल कितना चेंज होगा, लीनियरली इंक्रीज होने वाला है 10% से 50% तक, तो 8% से, ठीक है। और 10 साल यहाँ तक, 5 साल तक कुछ हुआ, फिर 5 साल तक कुछ हुआ। 10th ईयर एंड पे सब कुछ स्टेबलाइज हो जाएगा। अर्निंग का ग्रोथ रेट स्टेबलाइज हो जाएगा तुम्हारा 10% पे, और डिविडेंड पे आउट रेशियो का ग्रोथ रेट स्टेबलाइज हो गया 50% पे। वो फिर आगे ग्रो नहीं होगा 50% से, वो 50% फिर कांस्टेंट रहेगा। अर्निंग पर शेयर ग्रो होगा और डिविडेंड पे आउट रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा। तो पहला जो 10 साल है, तो क्वेश्चन क्या हो गया, वेरिएबल ग्रोथ रेट का। तो जो पहला 10 साल है उसमें हम लोग प्रेजेंट वैल्यू टेबल बना देते हैं, उसके बाद 10 साल के बाद सब कांस्टेंट हो रहा है तो निकाल देंगे। तो 10 साल का पहले कैश फ्लो निकाल दो। कैश फ्लो किसका, डिविडेंड का। तो अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है और उसका ग्रोथ रेट दिया हुआ है, तो स्टार्टिंग का 10 साल का अर्निंग पर शेयर और ग्रोथ रेट निकाल दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। आ गया, डन। पहला 5 साल ग्रोथ रेट 1.4। 6th ईयर में तुम्हारा जो ग्रोथ रेट है वो 6% से गिरेगा, क्योंकि 40% से 10% जाना है। तो 40% से 10% पे जाना है इक्वली, तो 6% गिरा रहे हो तुम, ठीक है। तो 5th ईयर तक तुम 1.4 से ग्रो कर रहे थे। 6th ईयर में ग्रो कितना से कर, 6th ईयर में कितना डिविडेंड मिलेगा, 5th ईयर का जो डिविडेंड है उसको मल्टीप्लाई करना होगा 1.34 से। अभी तक 1.4 से मल्टीप्लाई करता, अब होगा 1.34 से, क्योंकि 6% ग्रोथ रेट गिर गया। तो वैसे करके 6, 7, 8, 9, 10 जाएगा, डन। डिविडेंड पे आउट रेशियो स्टार्टिंग का 5 साल 10% है, तो 10% आएगा। EPS जो भी आ रहा है उसका 10%। जैसे कि दूसरा साल का EPS है 7.84, तो डिविडेंड कितना होगा, 7.84 इंटू 10%, 0.78, ठीक है। 5 साल के बाद 6th ईयर में क्या हो रहा है, डिविडेंड पे आउट रेशियो वो इंक्रीज हो गया 10% से, उसको ले जाना 50% तक 5 साल में। तो 6th ईयर में कितना इंक्रीज हो रहा है, 8% से। तो अभी तक 10% दे रहा था, 5th ईयर में दे रहा था 10% का डिविडेंड पे आउट रेशियो। 6th ईयर में डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो गया, 18% अब। तो 6th ईयर का डिविडेंड कितना होगा, 28.82 इंटू 18%, ओके। वैसे चला गया। तो 10 साल का कैश फ्लो निकाल दो, ठीक है, निकल गया। 10 साल का जब तुम्हारे पास कैश फ्लो आ गया, मतलब डिविडेंड आ गया, 10 साल का आ गया तुम्हारे पास, ठीक है, डन। प्रेजेंट वैल्यू टेबल कब तक का बनाते हैं, प्रेजेंट वैल्यू तब का बनाते हैं जब तक टर्मिनल ईयर तक का बनाते हैं। टर्मिनल ईयर कौन सा होता है, द ईयर विच इज जस्ट बिफोर द ईयर ऑफ स्टेबलाइजेशन। फर्स्ट ईयर ऑफ स्टेबलाइजेशन कौन सा है, 10th ईयर, ठीक है। 10th ईयर में
आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% पे आ जाता है और उसके बाद फिर कांस्टेंट ही है, तो पहला ईयर ऑफ कांस्टेंट कौन सा हो गया, 10th ईयर। और आपको जो अर्निंग पर शेयर है उसका ग्रोथ रेट कब कांस्टेंट हो रहा है, वो भी 10th ईयर में हो रहा है। तो फर्स्ट ईयर ऑफ स्टेबलाइजेशन कौन सा है, 10th ईयर। तो टर्मिनल ईयर कौन सा है, 9th ईयर एंड। तो जो प्रेजेंट वैल्यू टेबल बनेगा 9th ईयर एंड तक का बनाओ, 1 से लेकर 9 तक का बनाओ, तो तुम्हारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा 18.46, 9 साल का 18.46। ठीक है, अब टर्मिनल ईयर के दिन आगे का जो कांस्टेंट हो रहा है उसका फिर वैल्यू निकाल दो, टर्मिनल वैल्यू निकालोगे तो D1 अपन के माइनस जी में D1 कौन सा होता है, D1 इज द डिविडेंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ स्टेबलाइजेशन। फर्स्ट ईयर ऑफ स्टेबलाइजेशन कौन सा है, 10th ईयर। तो 10th ईयर का जो डिविडेंड होगा वही D1 कहलाएगा। ठीक है, तो 10th ईयर का डिविडेंड कितना है तुम्हारा, 28.7, अपन के माइनस जी कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आ गया तुम्हारा 9th ईयर, जो टर्मिनल ईयर है उस दिन का तुम्हारे पास इंटेंसिव वैल्यू आ गया। D1 भले 10th ईयर का है, 10th ईयर का डिविडेंड है, लेकिन इंटेंसिव वैल्यू कब निकल रहा है, 9th ईयर के एंड पे ही। नॉर्मल लॉजिक है, उतना से समझ रहे हो। ठीक है, अब 9th ईयर एंड के निकालना है, इसको डे 0 निकालना होगा, तो इसका डे 0 निकालो। तो प्रेजेंट वैल्यू इसका निकाल दिया टर्मिनल वैल्यू का, और पहले अभी 9 साल का प्रेजेंट वैल्यू निकाले थे, तो जब दोनों कर दोगे तो तुम्हारे पास इंटेंसिव वैल्यू आ जाएगा। आ गया इंटेंसिव वैल्यू तुम्हारे पास, डन। इंटेंसिव वैल्यू आता है 118.53। क्वेश्चन पूछा था इंटेंसिव वैल्यू निकाल दिए। दूसरा पूछ रहा था क्वेश्चन कि खरीदना चाहिए कि नहीं। खरीदना तब चाहिए जब आपके पास जो इंटेंसिव वैल्यू है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मार्केट प्राइस। इंटेंसिव वैल्यू है तुम्हारा 118, मार्केट प्राइस है 125, नहीं खरीदना है, मत खरीदो। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, एक मिनट, ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ठीक है, कुछ खास नहीं है इसमें, बस 2-3 फैक्ट है जो हम बता देते हैं ऊपर से। ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग सम इक्विटी स्टॉक, तुमको एक स्टॉक खरीदना है। उस कंपनी के पास 3 डिवीज़न है। ठीक है, जो 3 अलग अलग कंपनी में काम करती है। 3 डिवीज़न है A B C। ठीक है, वो तीनों डिवीज़न का तुमको दिया हुआ है क्या, कितना सेल वो करने वाली है और कितना प्रॉफिट उसको होने वाला है। ठीक है, तो तुम कैलकुलेट कर लोगे, डन। उसका उस कंपनी का बोला हुआ है कि इस कंपनी के पास 3 लाख इक्विटी शेयर्स है। ठीक है, तुमको प्रॉफिट निकालने का अति दे दिया है, अमाउंट कि कैसे प्रॉफिट निकालना है वो दिया हुआ है, और कितना शेयर्स दिया वो दिया हुआ है। तो जब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करोगे तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। तो EPS का निकालने का तरीका दिया हुआ है। ठीक है, EPS निकाल देना। और बोल रहा है कि उसका करेंट मार्केट प्राइस उस शेयर का 250 रुपीज़ है। ठीक है, आज अगर खरीदोगे तो 250 रुपीज़ में खरीदोगे। ठीक है, 2 इन्फॉर्मेशन, पहला पैराग्राफ में 2 इन्फॉर्मेशन दिया है। फिर क्या बोलता है कि कंपनी अभी तक डिविडेंड नहीं दिया है, लेकिन बोलता है कि 3rd ईयर से वो डिविडेंड देना शुरू करेगा। क्या बोलता है, हाउएवर फ्रॉम द मार्केट सोर्सेज यू कम टू नो दैट RK लिमिटेड विल स्टार्ट पेइंग डिविडेंड इन 3 years टाइम एंड पे आउट रेशियो इज 30%। तो जब बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि RK लिमिटेड विल स्टार्ट पेइंग डिविडेंड इन 3 years टाइम। इसका मतलब ये मत समझना कि 3 साल के बाद, दैट इज 4th ईयर के बाद, 4th ईयर से देगा डिविडेंड, नहीं। बोल रहा है इन 3 years टाइम। 3 years टाइम मतलब 3rd ईयर एंड में डिविडेंड देगा। 3 साल तक काम करेगा और तीसरा साल के एंड पे डिविडेंड देना शुरू करेगा। तो तीसरा साल के एंड पे डिविडेंड देने का मतलब जो तीसरा साल का जो हमको प्रॉफिट आने वाला है उस साल का डिविडेंड 3rd ईयर के एंड पे देगा। इजी बात है ना, पूरा साल काम करेगा फिर डिविडेंड दे देगा, डन। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि विल स्टार्ट पेइंग डिविडेंड इन 3 years टाइम। इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये होगा, ये मत समझना कि 4th ईयर से देगा। इसका मतलब ये है कि 3rd ईयर के एंड से वो डिविडेंड देगा। ठीक है, डन, ओके। और पे आउट रेशियो क्या होगा, 30%। पे आउट रेशियो क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे EPS दिया हुआ है, पहला पैराग्राफ में EPS दिया है, और जब EPS दिया है तो तुमको डिविडेंड पे आउट रेशियो देगा, क्योंकि हमको कैश फ्लो तो डिविडेंड से मतलब है, हमको EPS से मतलब नहीं है। EPS दे दिया, EPS तुमको दे दिया है और तुमको डिविडेंड पे आउट रेशियो दे दिया, डन। एक्सपेक्टिंग दिस डिविडेंड यू वुड लाइक टू होल्ड स्टॉक। अगर तुमको ऐसा लगता है कि ये डिविडेंड ये लोग देगा, मार्केट सोर्सेज से तुमको इन्फॉर्मेशन मिला है, तो तुमको लगता है कि ये डिविडेंड देगा, क्योंकि कंपनी ने बोला कि देगा कि नहीं, मार्केट सोर्स लग रहा है, तो तुमको, लेकिन तुम मार्केट सोर्स में बिलीव कर रहे हो, तो तुम ये बिलीव कर रहे हो कि वो देगा डिविडेंड, इसलिए सोच रहे हो कि हम 5 साल तक होल्ड करेंगे, आज खरीदेंगे और 5 साल तक होल्ड करेंगे। ठीक है, तुम्हारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो KE है वो है आपका 18%। ओके, डन। और PE रेशियो दिया हुआ है,
10 फॉर द नेक्स्ट ईयर। जो पी रेशियो है, पी रेशियो दिया हुआ है 10, ठीक है, और तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है 18%। क्वेश्चन क्या बोलता है, वुड यू विल बी इन परचेजिंग आरके लिमिटेड इक्विटी एट दिस टाइम बेस्ड ऑन योर 1 ईयर फोरकास्ट। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखो ये क्वेश्चन इसलिए समझा रहे हैं नॉर्मल, सब में सब नॉर्मल, सारा क्वेश्चन नॉर्मल ही है, बस वर्डिंग समझा रहे हैं तुमको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो वर्डिंग है वो बोल रहा है वुड यू विल परचेजिंग दिस सिक्योरिटी बेस्ड ऑन 1 ईयर फोरकास्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम 1 साल तक के लिए होल्ड करोगे ना इस सिक्योरिटी को, अगर तुम्हारा मन है, अभी क्वेश्चन बोला था कि 5 साल होल्ड करेगा, लेकिन यहाँ बोला है कि अगर तुम्हारा मन है कि तुम 1 ही साल अगर होल्ड करोगे, तो क्या तुम इसको इक्विटी को खरीदने वाले हो? अगर तुम सोचते हो सिर्फ इसको 1 साल होल्ड करेंगे, तो भाई ये डिसीजन लेने के लिए कि 1 साल होल्ड करें ना करें, उसके लिए हम क्या करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं और उसको चेक करते हैं मार्केट प्राइस के साथ, ठीक है। इजी। तो कैश फ्लो निकालते हैं 1 साल का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए। तो 1 साल का कैश फ्लो क्या है, कोई कैश फ्लो नहीं है। क्या बोला क्वेश्चन कि 3 साल तक कोई डिविडेंड नहीं देगा। तो जो पहला साल का बात कर रहा है और क्या बोला, फर्स्ट ईयर का बात कर रहा है, 1 ईयर फोरकास्ट। तो पहला साल तो कोई कैश फ्लो आया ही नहीं, कोई डिविडेंड नहीं आया। तो प्रेजेंट वैल्यू टेबल जब बनाओगे तो पहला साल कुछ नहीं आया। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है तुमको, पहला वाला क्वेश्चन कि अगर तुम 1 ही साल तक होल्ड करोगे, 1 ही साल होल्ड करना मतलब कि उस 1 साल के बाद तुम बेच दोगे। तो जब 1 साल के बाद जब बेचोगे, तो वो जो अमाउंट आएगा उसका तो प्रेजेंट वैल्यू तुम कर सकते हो। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 ही साल होल्ड करना है और 1 साल होल्ड करना है तुमको, और क्वेश्चन बोला 1 साल होल्ड करना है तो क्या तुम खरीदोगे, तो 1 साल होल्ड करना है खरीदोगे, इसका मतलब क्या, पहले इंटेंसिव वैल्यू निकालो, जो भी कैश फ्लो इंटेंसिव वैल्यू निकालो। इंटेंसिव वैल्यू निकालने के लिए जो भी कैश फ्लो आने वाला है उसका इंटेंसिव वैल्यू निकालते हैं। कैश फ्लो 1 साल तक कोई डिविडेंड नहीं आएगा, लेकिन बेच दोगे 1 साल के एंड पे, क्योंकि 1 साल होल्ड करना है, तो वो तुम्हारा इंटेंसिव वैल्यू बन जाएगा। करेक्ट। तो तुमको चाहिए इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर 1 ईयर कैश फ्लो। 1 ईयर कैश फ्लो में डिविडेंड कुछ नहीं है, लेकिन सेल कर दोगे उसको ईयर 1 एंड पे, ठीक है भाई, ईयर 1 एंड पे सेल कर देंगे। ईयर 1 एंड पे जो सेल करने वाले कितना में बेचेंगे वो तो नहीं पता है। ओ शिट, वो नहीं पता है, तो अब हम कैसे निकालें? इसीलिए क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ था पी रेशियो। क्या दिया हुआ था, पी रेशियो। कब का पी रेशियो दिया हुआ है, पी रेशियो फॉर द नेक्स्ट ईयर। आज अगर खरीदेंगे तो 1 साल बाद का पी रेशियो दिया हुआ है। पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पीई, ई बाद में आता है, मतलब ईपीएस नीचे जाएगा, तो एमपीएस अपॉन ईपीएस, एमपीएस अपॉन ईपीएस इज इक्वल टू 10 हुआ है यहाँ पे। मेरे पास ईपीएस हम पहला पैराग्राफ देख के हम पढ़ लिए, निकाल दिए थे। तो ईपीएस मेरे पास है, पी रेशियो पता है, एमपीएस निकालना है। तो जो 1 साल के बाद जो हमको मार्केट प्राइस चाहिए मिल जाएगा हमको। करेक्ट। पी रेशियो दिया हुआ है, ईपीएस दिया हुआ है, एमपीएस निकालना है हमको। तो एमपीएस अपॉन ईपीएस इक्वल टू 10 है। ईपीएस तुम अभी निकाले हो, तो ईपीएस इंटू 10 करोगे तो तुम्हारे पास एमपीएस आ जाएगा। तो तुम्हारे पास ईयर 1 एंड पे एमपीएस आ गया, तो ईयर 1 एंड पे एमपीएस आ गया, तो इसी पे तो तुम बेचोगे। तो जब 1 ईयर कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो डिविडेंड 0, लेकिन एमपीएस जो निकाला है तुम 249, उसका प्रेजेंट वैल्यू कर दो, 1 साल का प्रेजेंट वैल्यू आ गया, तो तुम्हारे पास वही इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो तुम्हारा इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आएगा, तुम्हारा इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा 210 रुपया। तो तुम्हारा अगर 1 साल तुम होल्ड करना चाहते हो तो इंट्रिंसिक वैल्यू 210 रुपया आ रहा है, और करेंट मार्केट प्राइस कितना है, 250। तो आज के दिन अगर 1 साल तुम होल्ड करोगे तो आज के दिन उसका वैल्यू 210 होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, लेकिन मार्केट प्राइस कितना है, 250। खरीदोगे? नहीं खरीदेंगे। डन, पहला क्वेश्चन डन। दूसरा क्वेश्चन, प्राइस यू विल लाइक टू पे फॉर द स्टॉक इफ़ यू एक्सपेक्ट अर्निंग टू ग्रो एट 15% कंटिन्यूसली। क्वेश्चन का मतलब है कि तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए उस स्टॉक का प्राइस अगर उसका ग्रोथ रेट 15% होने वाला है। भाई ठीक है, हम निकाल देंगे ग्रोथ रेट उसका 15% निकाल देंगे, लेकिन हम कितना साल के लिए उसको होल्ड करने वाले वो हमको पता तो होना चाहिए। क्या हम हर वक्त के लिए रखने वाले हैं या क्या? लेकिन क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि 5 ही साल तक रखने वाला है। पार्ट 1 तो कुछ और बोल दिया, पार्ट 2 में तो कुछ पता ही नहीं कि कितना साल तक होल्ड करना है। पार्ट 1 जो क्वेश्चन में क्या बोला था कि 5 साल तक होल्ड करना है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि 5 साल तक होल्ड करना है। लेकिन ये पार्ट 2 क्या बोल रहा है कि ग्रोथ रेट कंटिन्यूस होने वाला है, तो 5 साल तक होल्ड, उसका ग्रोथ रेट कंटिन्यूस उसका होने वाला है। करेक्ट। तो हमको चाहिए उसका प्रेजेंट वैल्यू। हम भले उसको कितना दिन के लिए होल्ड करें,
लेकिन उसका डे वन वैल्यू निकालने के लिए हमको सब कुछ चाहिए, करेक्ट। तो 5 साल तक तो हम कैश फ्लो निकाल देंगे, और 5 साल के बाद क्या बोल रहा है कि क्या उसको कहते हैं, कांस्टेंट ग्रोथ रेट हो जाएगा तुम्हारा कितना, 15% से। ओके, तो टेबल बनाओगे तो निकाल दोगे। 5 साल का पहले निकाल दो, 5 साल का निकला तुम्हारा, तीसरा साल से तुमको डिविडेंड मिल जाएगा। ये तुमको बता दिए थे कि तीसरा साल से मिल जाएगा डिविडेंड, तू याद रखना। निकल गया, डन डन, आ गया 17.5 टाइम, इजी इजी। अब 5 साल का आ गया है, लेकिन 5 साल के बाद भी तो कैश फ्लो मिलने वाला है। भले ही तुम रखोगे 5 ही साल तक, लेकिन कैश फ्लो तो उसके बाद भी मिलेगा दूसरे आदमी को जो भी खरीदेगा, करेक्ट। तुमको पार्ट बी में क्या बोलता है कि पार्ट बी में तुमको बोलता है कि उस शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए। इससे मतलब नहीं कि तुम कितना दिन रखने वाले हो, करेक्ट। उससे मतलब नहीं कि तुम कितना दिन रखने वाले हो, तुमको उस शेयर का प्राइस चाहिए, ठीक है, डन। क्वेश्चन में 5 साल क्यों बोला होल्ड करने के लिए, कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्या पता क्यों बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, ठीक है। तो 5 साल तक का तुम कैश फ्लो निकाल के उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला, और 5 साल का ईयर एंड पे तुम निकाला, क्योंकि 6 ईयर से कांस्टेंट होने वाला है सब कुछ, तो निकाल दिया तुम उसका क्या उसको कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। दोनों को जब ऐड करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, इजी इजी। लेकिन एक बात है यार, हाँ बस आंसर बन गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन 18 क्या बोलता है यार, एक्स लिमिटेड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड D0 14 रुपीज़। मिस्टर बी खरीदना चाहता है, ये सोच के कि उसका ग्रोथ रेट 9% हो जाएगा फ्रॉम 8%। क्वेश्चन में बोलता है क्या, ये ट्रिकी पार्ट है क्या, एक्स लिमिटेड एंटीसिपेट, मिस्टर बी इज प्लानिंग टू परचेज एक्स लिमिटेड का शेयर, एंटीसिपेटिंग इंक्रीज इन ग्रोथ रेट फ्रॉम 8% to 9%। तो ग्रोथ रेट क्या लेंगे भाई, वो एंटीसिपेट कर रहा है 9%, एक्चुअल में तो 8% है। क्या करें हम, मतलब नहीं है, जो एंटीसिपेट कर रहा है हमको वो लेना होता है, ठीक है, 9% ले लेंगे, ठीक है। 9% ग्रोथ रेट 3 साल तक का है, 3 साल तक ग्रोथ रेट 9% होने वाला है, और तीसरा साल के एंड पे उस शेयर का दाम होगा 360 रुपया। डे वन उसका शेयर का दाम क्या है हमको नहीं मालूम है, लेकिन तीसरे साल के एंड पे शेयर का दाम होने वाला है 360 रुपया, और 3 साल में ग्रोथ रेट होगा आपका 9%, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट मिस्टर बी शुड पे फॉर द शेयर्स इफ ही रिक्वायर्स अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 13%। मिस्टर बी के हिसाब से क्या वैल्यू होना चाहिए शेयर का, अगर उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 13% है। निकाल देंगे इंट्रिंसिक वैल्यू 13% से, लेकिन भाई कैसे निकालोगे 13, वो क्या ज़िंदगी भर के लिए रखने वाला है, नहीं ज़िंदगी भर के नहीं रखने वाला है, वो सिर्फ 3 साल रखने वाला है। बोल तो रहा है कंटिन्यू फॉर 3 ईयर्स, उस पर तीसरे साल के एंड पे 360 रुपया देने वाला है, तो बस 3 साल का निकालना है। तो 3 साल का तुम प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, 3 साल का जो डिविडेंड आने वाला है वो ले दो, और उसके बाद थर्ड ईयर पे तुम बेच दोगे 360 रुपये में, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, तुम्हारे पास आ जाएगा, शेयर का दाम आ गया, ठीक है, इजी। सेकेंड, मैक्सिमम प्राइस मिस्टर बी विल बी विलिंग टू पे इफ ही is of opinion that 9% growth can be maintained indefinitely and require 13% rate of return per annum। इसमें क्या बोलता है, indefinitely ग्रोथ होने वाला है, तो इसमें तुमको अज्यूम करना है कि जो मिस्टर बी है वो ज़िंदगी भर रखना चाहता है। तो जब ज़िंदगी भर रखना चाहता है तो फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग V0=D1/K-G, करेक्ट। लेकिन भाई 3 साल तक का तुम अलग से नहीं निकालोगे, अरे नहीं निकालेंगे भाई, सीधा डे वन हम लोग खड़े रहेंगे, और डे वन हमको पता है कि ग्रोथ रेट कांस्टेंट होने वाला है 9%। ऐसा नहीं कि 3 साल कुछ और ग्रोथ रेट है उसके बाद कुछ और ग्रोथ रेट है, वेरिएबल ग्रोथ रेट का क्वेश्चन नहीं है, कांस्टेंट ग्रोथ रेट का क्वेश्चन है। तो 9% पता है, तो D0 ही तुम D1/K-G कर दो, तो D1 क्या होगा 14 × 1.19 अपन K ही कितना है, K ही तुम्हारा 13% है, ग्रोथ रेट 9% है, आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है। हम जब क्वेश्चन देखोगे, अब मेरा कॉपी में बनाया हुआ, तो पेज नंबर 42-43 में इसका आंसर है। 42 में हम बेमतलब का कर दिए, हम क्या किए हैं 3 साल तक का निकाले, फिर प्रेजेंट वैल्यू निकाले, ये दिमाग से उतर गया था कि भाई कांस्टेंट ग्रोथ रेट का क्वेश्चन है, वेरिएबल ग्रोथ रेट का क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए 43 में उसको हम पार्ट 2 करके रेट वन से बनाए हैं कि भाई ऐसे भी बन सकता है, ईजी है, ठीक है। फिर पार्ट 3 क्या बोलते हैं, द प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इफ 9% ग्रोथ रेट इज अचीव्ड। थर्ड ईयर के एंड पे क्या होना चाहिए एक्चुअल प्राइस, ये बोलता है कि 360 रुपया होगा, लेकिन एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए,
तो थर्ड ईयर एंड तुम्हारा टर्मिनल वैल्यू है, टर्मिनल ईयर एंड है, यहाँ पे तुम निकाल दो, तो वही निकाल देना है, आंसर आ जाएगा। इजी इजी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 19? क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में डिफरेंस है। ठीक है, मिस्टर ए है, वो सोच रहा है कि वो शेयर खरीदे। अच्छा, मिस्टर ए इज थिंकिंग ऑफ बाइंग शेयर्स एट ₹500। ठीक है, ए है, वो शेयर खरीदना चाहता है, शेयर का दाम 500 रुपया है, लेकिन शेयर का मार्केट प्राइस 500 है, फेस वैल्यू 100 रुपया है। ठीक है, ओके। फेस वैल्यू क्यों दिया हुआ, याद करो, जब भी फेस वैल्यू दिया रहता है तो दिमाग लगाना चाहिए कि इसमें जो भी डिविडेंड पे आउट होगा ना, जो डिविडेंड हम लोग देने वाले हैं, डिविडेंड पर शेयर जो होता है वो निकालते हैं हम लोग फेस वैल्यू पे, कभी भी हम लोग मार्केट प्राइस पे नहीं निकालते हैं। ठीक है, ही इज एक्सपेक्टिंग अ बोनस ऑफ इन रेशियो 1.5 ड्यूरिंग द 4th ईयर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि बोनस आने वाला है 4th ईयर से। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा हम बाद में बताएंगे, रुक जाओ। एनुअल एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 20%, डिविडेंड 20% है। 20% किसका, फेस वैल्यू का, 100 रुपये का, 500 का नहीं। एंड द सेम रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन्ड ऑन द एक्सपैंडेड कैपिटल बेस। ये जो 20% का जो डिविडेंड हमको मिल रहा है वो कांस्टेंट होगा हर वक्त, इवन दो कैपिटल बेस एक्सपैंड कर रहा है। कैपिटल बेस एक्सपैंड कैसे कर रहा है भाई, अभी कैपिटल था, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक शेयर है 100 रुपया का, जिसका मार्केट प्राइस 500 रुपया है। ठीक है, अब बोनस आया, तो जब बोनस आया तो हमको कुछ पैसा वैसा नहीं देना है, हमको शेयर मिलेगा। तो जो शेयर मिलेगा वो कितना शेयर मिलेगा, अगर मेरे पास एक, जैसे कि जितना भी मेरे पास शेयर है उसका जो परसेंटेज में बोनस निकला है, वो अगर मेरे पास 5 शेयर है तो हमको 1 शेयर बोनस में मिलेगा। वही बोल रहा है कि 1:5 में बोनस मिलेगा। मेरे पास अगर 5 शेयर है तो हमको कितना बोनस मिलेगा, 1 शेयर। अगर मेरे पास 1 शेयर है तो हमको कितना शेयर मिलेगा, 0.2 शेयर मिलेगा बोनस में। ठीक है, और ये जो एक्सपैंडेड कैपिटल बेस हो गया, 1 शेयर प्लस 0.2 दैट इज़ 1.2 शेयर पे हमको डिविडेंड मिलेगा 20% का। डन। जो इन्वेस्टर है वो सोच रहा है कि वो शेयर को बेच देगा 7th ईयर पे, आज खरीदेगा, 7 साल के बाद वो शेयर को बेच देगा, लेकिन कितना पे बेचेगा, 900 रुपया पे बेचेगा। ठीक है, ओके। उस टाइम मतलब 900 रुपया पे भी नहीं बेचेगा, उस टाइम उसको एक्सपेक्ट करता है कि 7 साल के बाद हम इसको बेच देंगे, और उस टाइम का मार्केट प्राइस होगा 900 रुपया। कितना पे बेचेगा ये नहीं बोला है, बोल रहा मार्केट प्राइस उस टाइम होगा 900 रुपया शेयर का। ठीक है, अब आता है, ये बात अभी हम क्यों बोले वो बताते हैं। Incidental expense for purchase and sale of shares are expected to be 5% of the market price. कंपनी, अगर तुमको शेयर खरीदना है या बेचना है, तुमको 5% ऑफ मार्केट प्राइस तुमको देना होगा, डायरेक्ट कॉस्ट। इसीलिए अभी बोले थे कि वो 900 रुपया पे बेचने वाला नहीं है, 900 रुपया एक्सपेक्ट करा कि मार्केट प्राइस होगा, बेचेगा 900 के ऊपर जो 5% इंसिडेंटल एक्सपेंस है वो लगाना होगा। तो 900 इंटू 900 पे 5% लगाओ, उसको 900 में से माइनस करोगे तो उतना पैसा 800 समथिंग उसको मिलेगा। ठीक है, डन। ही एक्सपेक्ट्स रिटर्न ऑफ 12%, के ही है 12%। शुड मिस्टर ए बाय द शेयर, क्या शेयर खरीदना चाहिए? शेयर खरीदने के लिए क्या करेंगे, डे 0 का इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल देंगे और जो एक्चुअल में मार्केट प्राइस है वो लेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होगा तो खरीद लेंगे। इफ़ सो व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस शुड वी पे फॉर शेयर, नॉर्मल चीज़ वही वाला आपको करना है। ठीक है, तो पहले इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, कैश फ्लो। कैश फ्लो किसका, डिविडेंड का। इसमें तुमको डिविडेंड निकालना है। डिविडेंड कैसे निकलेगा, इक्विटी अर्निंग पर शेयर इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो, लेकिन अर्निंग पर शेयर तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन तुमको ये तो दिया हुआ है, फेस वैल्यू दिया हुआ है, फेस वैल्यू पे तुमको डिविडेंड मिलता है। करेक्ट करेक्ट। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तुमको एक चीज़ अज्यूम करना होगा। हम रेड पेन से लिख देते हैं, नीचे हम लिख रहे हैं। ठीक है, अज्यूम यू हैव 1 शेयर ओनली। ये अज्यूम करके चलना कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 शेयर है, क्योंकि तुमको नहीं पता कि तुम्हारे पास कितना शेयर है। ठीक है, तो अज्यूम करके चलना कि तुम्हारे पास 1 शेयर है। इजी इजी। तो तुम अज्यूम कर लिया 1 शेयर है, डन। तो अब कैश फ्लो बनाते हैं। कैश फ्लो क्या तुमको चाहिए, डिविडेंड चाहिए। करेक्ट करेक्ट। कैसे निकालें कैश फ्लो, तुमको फेस वैल्यू दिया हुआ है और अज्यूम क्योंकि तुम्हारे पास 1 शेयर है, तो डिविडेंड कितना मिलेगा, जो भी जितना शेयर है उसका जो फेस वैल्यू है उसका डिविडेंड। तो बोल रहा हो कितना साल तक रखने वाले हो, 7 साल तक रखने वाले हो। करेक्ट,
ठीक है, 7 साल तक रखने वाले हो, 7 साल के बाद बेच दोगे, तो प्रेजेंट वैल्यू टेबल बनाते हैं 7 साल का। ठीक है, बना लेते हैं भाई। तो 7 साल तक बना दिए। पहला 3 साल मिलेगा, पहला 3 साल का फेस वैल्यू है 100 रुपया, क्योंकि मेरे पास एक ही शेयर है। चौथा साल बोनस आ रहा है कितना, 1.5 के रेशियो, 1:5 के रेशियो में, तो एक शेयर में हमको कितना शेयर मिलेगा, 0.2। तो मेरे पास कितना फेस वैल्यू का शेयर हो जाएगा, अभी तक 100 रुपये का था, अब 0.2 और शेयर मिला, तो एक फेस वैल्यू 100 रुपया का है, तो 0.2 कितना का हुआ, 20 रुपया का हुआ। एक शेयर 100 रुपया का है, तो 0.2 शेयर कितना का हुआ, 20 रुपया का हुआ। तो चौथा साल में मेरे पास कितना वैल्यू का, फेस वैल्यू का शेयर हो गया, 120 रुपया का। चौथा साल से 7वां साल तक मेरे पास कितना फेस वैल्यू का शेयर है, 120 रुपया का। ठीक है, करेक्ट। क्यों निकाल रहे हो भाई फेस वैल्यू ऑफ शेयर, भाई इसलिए निकाल रहे हो क्योंकि हमको कैश फ्लो चाहिए। कैश फ्लो मतलब डिविडेंड कितना मिलने वाला है। अर्निंग पर शेयर नहीं दिया हुआ, लेकिन डिविडेंड दिया हुआ है, तो फेस वैल्यू पे निकालेंगे, इसलिए फेस वैल्यू निकालें। अब डिविडेंड का परसेंट दिया हुआ है, तो फेस वैल्यू है तुम्हारे पास, अब डिविडेंड का परसेंट है, तुम निकाल दो कि कितना डिविडेंड आने वाला है। मेरे पास डिविडेंड आ गया 7 साल का, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो के है उससे निकाल के दे दो, आ गया तुम्हारे पास प्रेजेंट वैल्यू। करेक्ट, तो ये 7 साल का आ गया। ठीक है, 7 साल का जो डिविडेंड आने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी। 7 साल के बाद ये बेचने वाला है। ठीक है, एक्सपेक्ट करता है कि 900 पे बेचेगा, करेक्ट, लेकिन एक्चुअल में कितना पे बिकेगा, 900 में से जो 5% एक्सपेंस है वो माइनस कर दो, और उसको फिर तुम उसका प्रेजेंट वैल्यू कर दो। करेक्ट, यही हम लोग करेंगे पेज 46 में। लेकिन एक चीज़ तुम मिस्टेक कर जाओगे। क्या मिस्टेक करोगे, तुम क्या करोगे कि 900 रुपया को, 900 रुपया में से पहले एक्सपेंस माइनस कर दोगे 5%। ठीक है, और उसको तुम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है तुम्हारा समथिंग परसेंट जो भी के है उसे डिस्काउंट कर दोगे डे 0 तक के लिए। लेकिन एक चीज़ भूल गए भाई, तुम्हारे पास एक शेयर नहीं है, ये जो 900 रुपया हुए एक शेयर का दाम है, तुम्हारे पास 1.2 शेयर है, एक शेयर प्लस 0.2 शेयर है। करेक्ट, जिसका फेस वैल्यू 120 रुपया है, फेस वैल्यू 120 रुपया है, तो कितना शेयर का फेस वैल्यू 120 रुपया है, 1.2 शेयर का। ये जो 900 रुपया है वो एक शेयर का मार्केट प्राइस है। करेक्ट, तो जब तुम बेचने वाले हो तो तुम कितना शेयर बेचोगे, एक शेयर नहीं बेचोगे, तुम बेचोगे 1.2 शेयर, क्योंकि तुम्हारे पास तब 1.2 शेयर है। करेक्ट, तो तुम्हारे पास टोटल मार्केट कितना, मार्केट प्राइस का शेयर है तुम्हारे पास 900 इंटू 1.2। एक शेयर 900 का था, तुम्हारे पास है कितना शेयर 1.2, तो तुम्हारे पास कितना मार्केट प्राइस का शेयर है 900 इंटू 1.2। करेक्ट, लेकिन 900 इंटू 1.2 मार्केट प्राइस है, दैट इज इक्वल टू 900 इंटू 1.2 कितना होता है, 980 रुपये का एटलीस्ट। 9 टू 18, 1080 रुपये का तुम्हारे पास, कोई यार कैलकुलेट ही कर लेते हैं, 900 इंटू 1.2, हाँ 1000। तुम्हारे पास कितना मार्केट प्राइस पर का शेयर है 1080 का, लेकिन 7th ईयर के एंड पे। अब 1080 के शेयर को बेचने के लिए तुमको 5% एक्सपेंस देना होगा, तो 1080 पे तुमको कितना देना होगा, क्या उसको कहते हैं एक्सपेंस बेचने के लिए 54 रुपीज़ का, तो तुमको एक्चुअल में कितना मिलेगा, तुमको मिलेगा 1026 रुपीज़। 7th ईयर के एंड पे तुमको 1026 मिलेगा। अब इसको 1026 को डे 0 पे कर दो, तो डे 0 पे करने के लिए जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 0.452 आ गया, 463 रुपीज़। ठीक है, डन, वो तुम्हारा आ गया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो जो भी 7 साल तक डिविडेंड मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया, 7वां साल जो बेचने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया, दोनों को ऐड कर दो तो तुम्हारे पास पता चलेगा कि आज का वैल्यू कितना है, 563.68। तो जो आज का जो शेयर प्राइस है तुम्हारे हिसाब से वो 563.68 है। मार्केट में कितना पे बिक रहा है, 500 रुपया पे। करेक्ट, करेक्ट। तो जब कंपेयर करोगे तो तुमको पता चलेगा इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है तो खरीद लेना चाहिए। लेकिन एक चीज़ तुमको ध्यान में रखना है कि जब कंपेयर कर रहे हो तो 500 तुम्हारा करंट मार्केट प्राइस नहीं है, तुम्हारा जो करंट मार्केट प्राइस होगा वो होगा 525 रुपया। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ये ट्रिक, यही तो मेन ट्रिक है, इंपॉर्टेंट 2 ट्रिक था, एक बोनस का और दूसरा तुम्हारा ट्रिक था किस चीज़ का, परचेज और सेल के ऊपर तुमको एक्सपेंस बुक करना है, वो करना है। तो जब 500 जब तुम खरीदने में जाओगे तो भी तुमको 5% देना होगा, तो 500 का शेयर भले ही है, तुमको देना होगा 525 रुपया। ठीक है, ओके डन। तो जब कंपेयर करोगे इंट्रिंसिक वैल्यू को तो उसको कंपेयर करोगे 525 से, ना कि 500 से, तभी तुम खरीद लोगे। डन डन, ओके इजी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है जो तुम मिस्टेक कर दोगे, क्वेश्चन जो बोला वो सही है, शुड ए बाय द शेयर, उसका आंसर तुम निकाल दिए कि हाँ ठीक है खरीद लेगा। दूसरा चीज़ पूछ रहा है कि अगर ठीक है वो खरीद लेगा लेकिन वो
कितना प्राइस उसको देना चाहिए एक्चुअल में, व्हाट इज़ द अमाउंट दैट ही शुड पे फॉर दैट शेयर। भले उसका दाम 525 है, उसको कितना देना चाहिए उसके हिसाब से। मार्केट प्राइस 525 है और उसके हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है 563, तो उसको खरीद लेगा। तो उसके हिसाब से उसको देना चाहिए था 563, उसको मिल रहा है 525 में, इसलिए खरीद रहा है। करेक्ट। तो बोल दो कि हाँ भाई वो 563 देना चाहता था, दैट इज़ द मैक्सिमम प्राइस ही शुड पे, लेकिन उसको कम में मिल रहा है। लेकिन तुम बोलो लेकिन ये आंसर नहीं है, वो मैक्सिमम प्राइस 563 नहीं देना चाहता था। अभी तो तुम इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला 563, तो वो क्यों नहीं देना चाहता है? वो इसलिए नहीं देना चाहता है मेरे भाई, उसके पीछे एक लॉजिक है। तुम जब शेयर 563 जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो एक शेयर का नहीं है, वो 1.2 शेयर का है, समझे? तो 560 तो 1.2 शेयर का है और इस 525 रुपया है वो एक शेयर का है, तो गलत ही कंपेयर कर रहे हो ना तुम। 563 1.2 शेयर का दाम है और 525 एक शेयर का दाम है, तो या तो 525 को 1.2 शेयर का वैल्यू पे ले आओ या फिर 563 वाले को एक शेयर का वैल्यू पे ले आओ। तो 563 डिवाइडेड बाई 1.2 करोगे तो एक शेयर का दाम आ जाएगा तुम्हारे हिसाब से, एक शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू निकलेगा, वो आएगा 536 रुपया। तो तुम्हारे हिसाब से 536 तुम देना चाहते थे, मिल कितना पे रहा है 525 में, तब तुम खरीद रहे हो, समझे? तुम 563 नहीं देना चाह रहे थे, 563 1.2 शेयर के लिए, 525 एक शेयर के लिए, समझे? ये बात याद रखना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। कितना % बैटरी है, रुक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दैट इज़ नॉट वेरी मच कन्फ्यूजिंग बट ईजी, ठीक है? डन, बाय।